हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका HKTIS में। तो कल तक हम लोग पढ़ चुके जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था, जैन लिटरेचर था, साइंटिफिक वर्क्स जितने थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से थे, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड मोनूमेंट्स। तो फर्दर इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कैसे किस किस प्रकार के आपको कॉइन्स मिला करते थे उस समय। जो रूलर्स थे उस समय के, जो शासक थे, जो किंग्स थे, वे कैसा जो कॉइन्स इशू किया करते थे। तो अभी भी हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स अवेलेबल है, डेली यूजेज में हम लोग अपना यूज करते हैं उन सारे कॉइन्स को। लेकिन इसका जो प्रचलन है ये आज का नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से ही चलते आ रहा है। तो हम लोग बात किए थे कॉइन्स दो कैटेगरी उसका है, कास्ट कॉइन्स एंड पंच मार्क कॉइन्स। तो फिर देखेंगे इसको कास्ट कॉइन्स कौन कौन से थे और पंच मार्क्ड कॉइन कौन कौन से थे। सबसे पहली बात हम लोग ये करेंगे कि जितना भी जो पीछे का चीज़ हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके हम लोग रिवाइज भी करते जाएंगे, ताकि वो हमारे मन में, दिमाग में स्टेबल रह सके। और फिर उस कंसेप्ट को क्या करेंगे कि जो फैक्ट है, फैक्ट से वैल्यू एडिशन उसमें करते जाएंगे, फैक्ट को जोड़ते जाएंगे। ठीक है। तो कॉइन्स आपको दो प्रकार के कॉइन्स थे, कास्ट कॉइन्स एंड पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स कैसे थे? हम लोग बहुत प्रकार के अभी जब हम छोटे थे उस समय हम लोग 5 पैसा का जो कॉइन्स था हम लोग देखे थे। 1 पैसा का मुझे याद नहीं है, 5 पैसे का कॉइन्स हमने देखा था और वो प्रचलन में था। अब देखेंगे कि जो 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो भी प्रचलन में नहीं है। 1 रुपये के जो छोटा वाला कॉइन्स है वो भी कहीं कहीं जो रिटेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो लेने से मना करते हैं कि नहीं सर ये नहीं चलता है, हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है। तो कॉइन्स का इतिहास बहुत पुराना रहा है। कॉइन्स से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं कि उस समय के जो राजा थे उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, और लोगों का जीवन यापन कैसा चल रहा था उस समय। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। और फिर बहुत सारे जो कॉइन्स थे उन कॉइन्स पे कोई कोई जो चित्र है, जो पेंटिंग्स है, वो भी चित्रित किया गया होता था, उकेरा गया होता था, उस पर इनग्रेव्ड किया गया होता था। तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे और देखेंगे कि आखिर कौन कौन से, जैसे कॉइन्स की अगर हम लोग बात करें कि उस समय कोई कोई राजा जो थे कौन कौन से टाइटल्स लिया करते थे, या जो रूलर थे वो उस समय जब शासन करते थे तो कौन कौन सी उपाधियां धारण करते थे। जब एंशिएंट में हम लोग देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, सम्राट अशोक था, फिर गुप्तन पीरियड में जो चंद्रगुप्त द्वितीय या जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, वो तो विक्रमादित्य उसका उपाधि हो गया। विक्रमादित्य का मतलब ये है कि वो जितने भी जो राजा अटैक करते थे उस समय उनके ऊपर वो विजय प्राप्त कर चुका था। तो जहाँ जहाँ भी लड़ा वो जीत गया। तो सारी चीज़ें फर्दर हम लोग इसके बारे में डिटेल्ड में अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं कि कॉइन से हमें क्या पता चलता है। पहली चीज़ कि वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, और जो राजा महाराजा थे वो कौन कौन सी उपाधियाँ धारण किया करते थे। तो फिर फर्दर हमें समझ में आएगा कि कौन कौन से कॉइन्स थे। पहले कॉइन्स की कुछ हम PPT बना के रखे हुए, इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे एंशिएंट टाइम्स पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है। एंशिएंट टाइम्स में आपको कैसे कैसे पंच मार्क्ड कॉइन्स प्राप्त होते थे। ये है कर्षण मतलब जो तांबे का बना हुआ कॉइन्स होता था। तो तांबा का जो 25 पैसा हम लोग देखे हुए हैं, तो वो जो कॉइन्स उस समय चलते थे, ये जो तांबे का कॉइन्स था। इसके बाद 9 पंच मार्क कॉइन्स, ये 9 इसमें कॉइन्स दिए गए हैं, ठीक है। और ये सब पंच मार्क मतलब इसमें 5 कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉर्नर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये है गोल्ड कॉइन्स है, जो गोल्ड कॉइन्स बहुत सारे राजाओं ने जारी किया था। ये भी सारी चीज़ें हमें चीज़ें देखने को मिलती है इतिहास में कि उस समय उन्होंने गोल्ड का इतना था कि लोग गोल्ड के सिक्के भी चलाया करते थे, अभी भी चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारियाँ प्रदान हमें करेगी कि जो कॉइन से ही पता चलेगा सबसे पहले आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, और किस राजा ने इशू किया था, और उस समय कौन कौन सी उपाधियाँ वो लोग धारण करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स, जैसे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में देखेंगे कॉइन्स हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गए,
मॉन्यूमेंट्स हो गए या स्कल्पचर हो गए, पेंटिंग्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेगी, जिसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो समय था एंशिएंट इंडिया वो बहुत ही रिच था, बहुत ही कल्चरली बहुत रिच था। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो मॉन्यूमेंट्स है, मॉन्यूमेंट्स में फिर हम लोग देखेंगे मॉन्यूमेंट्स से कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त मॉन्यूमेंट्स कह सकते हैं खास करके उस समय के जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर हुआ करते थे, जो टेम्पल स्ट्रक्चर हुआ करते थे, वो कैसे थे, और इसका प्रचलन है भारतीय इतिहास में कहाँ से स्टार्ट होता है, और फिर इसका प्रभाव पूरे समाज पे क्या पड़ता है, और उन सारी चीज़ों से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। पर्टिकुलरली उस समय के जो शासक थे, उस समय के जो रूलर्स थे या किंग्स थे, उनके बारे में, या वहाँ की जो सोसाइटी थे, लोग, वहाँ के जो लोग थे, लोगों के रहन सहन के बारे में, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में, उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। तो मॉन्यूमेंट्स में सबसे पहला चीज़ है आर्किटेक्चर। मॉन्यूमेंट्स में सबसे पहला चीज़ है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब जो स्थापत्य कला था। भारतीय इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का जो प्राचीन इतिहास है डेट वाज इंस्पायर्ड बाय बुद्धिज्म, और इसके बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे जो एक्सकेवेशंस के थ्रू हमें पता चलते हैं। जहाँ जहाँ भी पुरातात्विक जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वह अगर खुदाई करता है कि किसी भी जो पुराने खंडहर हैं उनका, तो बहुत सारे हमें आए दिन न्यूज़पेपर्स में या जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर भी जाके हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे नए नए साइट्स का डिस्कवरी होते रहता है। तो इंडियन आर्किटेक्चर वाज इंस्पायर्ड बाय बुद्धिज्म, यानी पहले ध्यान रखना है कि बुद्धिज्म से ही प्रभावित था भारतीय जो स्थापत्य कला था। द बुद्धिस्ट स्तूपास एंड चैत्यास एंड बुद्ध विहार, खास करके जो बुद्ध के जो स्तूप थे, विहार थे, या फिर जो चैत्यास थे जहाँ वो लोग रहा करते थे, खास करके बरसात के दिनों में, तो बहुत सारे जो बुद्धिस्ट स्तूपों का माना जाता है कि जो सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्धिस्ट स्तूपों का निर्माण कराया था भारत में। अब तो खोजना चाहिए कि जो 84,000 स्तूप है आखिर गया कहाँ है, और अशोक ने अपनी जो बेटे और बेटी संघमित्रा और महेंद्र को आपको भेजा था श्रीलंका में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। बहुत सारे जो बुद्ध विहार अभी भी मिल जाएंगे, ठीक है। यदि हम लोग देखते हैं तो नालंदा का जो खंडहर है वो भी एक यूनिवर्सिटी ही था, जो कि बुद्धिज्म, वहाँ की जो बुद्धिस्ट कल्चर के हिसाब से जो शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। और पटना में अभी देख सकते हैं कि जो कुम्हरार है, और कुम्हरार भी एक बुद्धिस्ट प्लेस ही है, और वहाँ से भी एक्सकेवेशन से बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। या फिर जो पटना का गोल घर है वो भी आपको जो बुद्धिस्ट टेम्पल होते हैं, जो चैत्य भूमि जो होता है उससे वो प्रभावित होते हुए दिखाई पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों का बजाते हम लोग ध्यान रखेंगे, अध्ययन करेंगे, खास करके जब लेकिन जो पेंटिंग्स वगैरह अगर देखा जाएगा, जब बुद्ध का पेंटिंग्स हम लोग उठाते हैं तो कोई कोई पेंटिंग्स ऐसा मिलता है जिस पे जो पर्शियन प्रभाव पड़ता है, यानी जो ईरानी लोग थे उन लोगों का प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि जो हैलोज होता है ना, हैलोज मतलब जो पीछे एक प्रकाशमान, जो दिव्य प्रकाशमान वो बनाया जाता है पेंटिंग्स में, खास करके जितने भी जो पेंटर्स होते हैं वो बनाते हैं, और वो दिखाता है कि ऐसी जो पेंटिंग्स हैं जो पर्शियन या जो गंधार आर्ट है वहाँ ही दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि भारतीय स्थापत्य कला आपको बुद्धिज्म से प्रभावित था। इसका प्रमाण हमें मिल जाएगा, देख लेते हैं। जैसे देखते हैं किरी विहार स्तूप, ये जितने भी जो ऐसे स्तूप बनाए गए थे ये किरी विहार स्तूप है, और ये भी हमें बताता है कि ये जो स्तूप है ये बुद्धिस्ट स्तूप ही है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये एक स्तूप है, सेम स्ट्रक्चर देखा जा सकता है, ये थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है, ये नया लग रहा है। उसके बाद जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, अभी गया में जाएंगे तो बुद्धिस्ट टेम्पल मिल जाएंगे। तो बहुत सारे जो आर्किटेक्चर है उस समय का कितना डेवलप रहा होगा हम लोग समझ सकते हैं कि, और इसका एग्जांपल बहुत सारी मिल जाएंगे। अभी कुशीनगर में जाइए उत्तर प्रदेश के, या वाराणसी के सारनाथ में जाइए, वहाँ भी जो सारनाथ से ही जो वो अशोक स्तंभ है वहाँ से ही प्रभावित है, वहाँ से ही उसको लिया गया है ताकि वो एक जो एंसेस्ट्रल कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसको सेव करके रखा जा सके। किरी विहार। उसके बाद जो बुद्धिस्ट टेम्पल देख सकते हैं, गया में बहुत सारे टेम्पल मिल जाएंगे, या केवल भारत ही नहीं बल्कि खास करके जो म्यांमार है या चाइनीज़ जो चाइना है, जापानीज जितने भी जो पीपल है बुद्धिस्ट फॉलोअर हैं,
इंडोनेशिया में देख सकते हैं, कंबोडिया में देख सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बहुत ही फल फूल रहा है। और अभी भी लोग बुद्धिस्ट जो स्तूपाज हैं या जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उसका निर्माण करने में लगे हुए हैं। एक बात ये अलग है कि भारत से जो बुद्धिज्म है वो उस समय विलुप्त हो गया। अभी तो बहुत सारे इसके प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि कोई भी अगर जागरूक होगा तो अपना जो इतिहास है वो ज़रूर खोजेगा। और ये हमारे पास प्रमाण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट से सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, खोज सकते हैं। ये भी स्मॉल स्तूप है, एक छोटा सा स्तूप है। इसको देखा जा सकता है कि ये स्तूप का भी निर्माण उस समय होता था। बुद्ध विहार भी बहुत सारे बनाए जाते थे। बुद्ध विहार में जो भिक्षु संघ रहते थे तो वो जब भी उनको आराम करना होता था, अगर भिक्षाटन करके अगर वो थक गए हों तो आके वहाँ आराम करते थे, फिर वहीं अपना शिक्षा दीक्षा देने का काम करते थे। बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने का वो लोग काम जब तक किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि स्कल्पचर क्या था, ये आपको पाटलिपुत्रा का जो कुम्हार है इंस्पायर्ड बाई बुद्ध विहार है, जो पटना का गोल घर है। पटना का जो गोल घर है और फिर ये कुम्हार है, ये भी पटना में ही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे कि जो बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर था वो बहुत ही रिच था। फिर हम देखेंगे कि इसको कल्चर में भी पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर का जो सेपरेट टॉपिक होगा, सेपरेट क्लास होगा, उसमें भी फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे गंधार आर्ट क्या होता है, भारत में जो नागर शैली है, बेसर शैली है, या जो फिर द्रविड़ियन शैली है, ये कौन कौन से इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इन सारी चीज़ों का हम लोग फिर डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी मोटा मोटी जो भी चीज़ें मिल रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। एक चीज़ और कि जो आर्किटेक्चर है वो बुद्धिज्म से प्रभावित है भारतीय इतिहास की दृष्टि से। फिर लेटर हम लोग देखेंगे कि बाद में चल के जो गुप्तन पीरियड में ये जो बुद्ध विहार है, जो स्तूपाज हैं या फिर जो चैत्य भूमिज हैं, ये फर्दर चेंज होते होते ये फिर टेम्पल स्ट्रक्चर का रूप धारण कर लेते हैं, खास करके गुप्ता पीरियड में। क्योंकि गुप्ता पीरियड को भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसको स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उसका कारण यही था कि जो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने, उन सारे बहुत सारे जो बुद्ध विहार या फिर जो स्तूपों को कन्वर्ट करके वो फिर नए नए देवी देवता वहाँ बैठा दिए गए। और वो सारी चीज़ें हमें इतिहास में है, ऐतिहासिक चीज़ है, इसमें कहीं कुछ कहने की और करने की ज़रूरत नहीं है। साइट पे जाइए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइट पे, वहाँ सारी चीज़ें आपको डाटा अवेलेबल मिल जाएगी। तो पाटलिपुत्रा में या ऐसे भी बहुत सारे ऐसे भी अभी नए नए एक्सकेवेशंस हो ही रहे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे ऐसे एक्सकेवेशंस अभी भी हो रहे हैं। अभी हम पहले जहाँ रहते थे तिरुनेलवेली में, वहाँ एक ताम्रपर्णी रिवर है। ताम्रपर्णी रिवर के जस्ट बगल में पिछले साल हमको लग रहा है कि 2020 या 2021 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ एक्सकेवेशन किया, वहाँ खुदाई की, तो वहाँ जो मम्मीज़ का एक स्ट्रक्चर पाया गया और पता चलता है कि वो जो सभ्यता थी, जो द्रविड़ियन सभ्यता थी, वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू लिंक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो भारतीय इतिहास की दृष्टि से फिर हम लोग जब डिटेल में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और द्रविड़ियन सिविलाइजेशन दोनों एक ही समय, एक ही प्रकार के, दोनों पे एक ही जैसी चीज़ें, सारी चीज़ें चल रही थी। तो इसका फिर हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखा जाए तो जो स्कल्पचर था, जो कलाकार, जो मूर्तिकार होते थे, वो लोग आखिर कौन कौन सी चीज़ें वो लोग किया करते थे। तो अर्लिएस्ट रिप्रेजेंटेशन का अगर बात करेंगे हम लोग तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलेगा। और जो गंधार आर्ट है, गंधार का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहा है भारतीय इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि खास करके इसका महाभारत में भी जिक्र मिलता है कि जो गंधारी थी वो गंधार नरेश की पुत्री थी, गंधार की रहने वाली थी। तो और गंधार अभी जो काबुल का एरिया है, अफगानिस्तान का एरिया है, वहाँ पड़ता है गंधार। और फिर देखेंगे कि बहुत सारे जो साइट्स हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान में चले गए हैं। तो इन सारी चीज़ों का बजाते फिर हम लोग मैपिंग के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू सबका अध्ययन हम लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे। सबसे पहला चीज़ जो स्कल्पचर की जो चीज़ें हैं अर्लीस्ट कहीं से मिलती है तो IVC से मिलती है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग देखेंगे तो 2500 BC से लेके कोई 2000
350 मानता है, 1750 मानता है कि 2300 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय था। उसके बाद जो है उसका जो पतन यानी जो उसका डाउनफॉल स्टार्ट होना, और डाउनफॉल होने के पीछे भी बहुत सारे इतिहासकारों का बहुत सारा तर्क रहा है, बहुत सारा क्लेम रहा है। कोई बोलता है कि ये बाढ़ के चलते यहाँ क्या हुआ कि पानी के कारण ये जो सभ्यता थी वो विलुप्त हो गई, और कोई बोलता है कि यहाँ बहुत सुखाड़ आया, उसके चलते लोग एकदम त्राहिमाम हो गए और फिर वो जो सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। तो क्या कारण है, कौन सी चीज़ें ऑथेंटिक हैं, हम जब भी रेफ़र करेंगे तो एनसीईआरटी को रेफ़र करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि स्कल्पचर में क्या क्या चीज़ें हैं जो गंधार स्कूल क्या, उन सारी चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। तो फिर देखते हैं ये है गंधारा आर्ट पेंटिंग्स। इसको ही हम लोग हॉलो बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको? हैलो। ये जो प्रकाश पुंज इसको हिंदी में बोला जाता है हैलो। ये देखेंगे तो ये जो पर्शियन स्कल्पचर है उससे प्रभावित हो जाता है, तो खास करके जो गंधार आर्ट एंड कल्चर है उससे। अब बताइए कि बुद्ध जो है वो आपको बिहार से निकल के कहाँ गए, किन किन जगहों पे वो घूमे, कहाँ कहाँ लोगों को जो बुद्ध दर्शन के बारे में उन्होंने प्रीच किया, लोगों को इसके बारे में बताया, समझाया, और फिर जो अपना उद्देश्य, अपना जो संदेश है लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ठीक है। तो ये जो है गंधार आर्ट का एग्जाम्पल है हमारे पास, गंधार आर्ट का एग्जाम्पल है। इसमें बहुत सारी, इसमें फर्दर डिटेल में जब हम लोग पेंटिंग्स वगैरह जब पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, तो उस समय हम लोग बात करेंगे कि जो मुद्राएं हैं बुद्ध की, एक कौन सी मुद्रा है, उसके बाद इसका जो हैलो है इसका क्या मतलब है, ये हाथ ऐसे रखे हुए हैं इसका भी तो कोई मतलब होगा ज़रूर। और जब ऐसे जो वॉकिंग के स्थिति में अगर तथागत बुद्ध चल रहे हैं तो उसका उस समय आज से क्या होता था और उससे हम क्या सीख सकते हैं, उससे कौन कौन सी जानकारियाँ मिल सकती हैं हमें। तो इन सारी चीज़ों का फिर फर्दर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद से खास करके स्कल्पचर वगैरह अगर देखते हैं, पेंटिंग्स वगैरह देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि उस समय के जितने भी जो चीज़ें थी वही फर्दर चल के भारत के जो कल्चर में समा गई, यानी धीरे धीरे करके इंडियन कल्चर वो डेवलप हुआ। और ये डेट बैक अगर देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इन सारी चीज़ों का शुरुआत हो जाता है। पेंटिंग्स फिर फर्दर हम लोग देखेंगे स्कल्पचर। तो जो रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद फिर जो पेंटिंग वाला पोर्शन है, पेंटिंग में हम लोग देखेंगे कि पेंटिंग से भी हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, उस समय की जो लोगों की जो सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति या फिर सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, व्हाट आर ऑल द कल्चरल, रिलीजियस एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल वर हैविंग ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन और ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स टिल टू गुप्तन टाइम्स। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग फिर ध्यान देखते हैं कि ये हम लोग देख लें कि जो बुद्ध विहार है, एक्सकवेशन के थ्रू कुम्हरार में भी बहुत सारी जो चीज़ें मिली, पटना का जो गोलघर है वो इंस्पायर्ड है बुद्ध विहार से ही। फिर देखते हैं कि ये जो गंधार आर्ट है, गंधार आर्ट में भी जो बुद्ध का बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि बुद्ध जैन के जो लाइफ स्टाइल था उस समय, उनसे लोग इतने प्रभावित थे कि उनके जो मूर्तियां बनाना लोगों ने शुरू कर दिया, फिर उसको उसमें तरह तरह के फिर पेंटिंग्स करना स्टार्ट कर दिया। उनके हर एक मुद्राएं के, यानी बुद्ध के जितने भी जो योग मुद्रा थे, सारे योग मुद्रा को लेकर के हर एक मुद्रा पर एक पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगे, एक स्कल्पचर आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उस समय प्रिवेलेंट थी। फिर हम लोग देखते हैं कि जो पेंटिंग्स में अगर देखते हैं तो अजंता एंड एलोरा की जो गुफाएं हैं, यहाँ भी हमें अगर देखेंगे कि पेंटिंग्स के बारे में इससे बेहतरीन जानकारियाँ मिलती हैं। अजंता एंड एलोरा की वहाँ जो औलिकेश्वर का, बुद्ध का जो औलिकेश्वर अवतार जिसको बोला जाता है, एक्चुअली अवतार नहीं है लेकिन बाद में इस चीज़ को माना गया कि औलिकेश्वर उनका नाम दे दिया गया। तो वहाँ उनकी जो टेम्पल्स हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं, उन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे तरीके से जो पेंटिंग्स हैं, खास करके जो वॉल पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है। तो ये पेंटिंग्स के मदद से, स्कल्पचर की मदद से, मॉन्यूमेंट्स आर्किटेक्चर की मदद से हम लोग जो अपना जो कल्चरल हिस्ट्री है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, उस पार्ट को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आखिर एक्चुअल में, रियल में हमारा जो इतिहास कैसा था। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन पर बन जाता है
फिर हम लोग फर्दर देखते हैं कि आखिर आगे कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें ऐड करना है। तो इन सारी चीज़ों से हमें पर्याप्त जानकारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में मिल जाती है। फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो देखेंगे कि जो फॉरेन अकाउंट्स हैं, अभी सारी चीज़ें जो अपने देश में मिलने वाली जो चीज़ें थी वो चल रही थी, मतलब जो इंडिजीनियस सोर्सेज थे, इंडिजीनियस सोर्सेज में इन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, फिर जब कल हम आएंगे तो जो फॉरेन अकाउंट्स है, यानी जो विदेशी यात्री जो आए, विदेशी राइटर ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में क्या लिखा है और उनका क्या मानना था कि भारतीय इतिहास कैसा था। खास करके हम लोग देखेंगे कि जो मेगास्थनीज लिखता है जब इंडिया में, उसके बाद और भी जो फॉरेन खास करके जो चाइनीज ट्रेवलर्स भारत में आते हैं वो ट्रेवलॉग्स लिखते हैं, तो उन लोगों का क्या विचार था कि भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय इतिहास कैसा था, यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी, किन चीज़ों को लोग माना करते थे। और देखा जाता है कि जो फ़ाहीन आता है, यानी जो फ़ाहियान जिसको बोला जाता है, वो आके यहाँ स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद फिर बहुत सारे किताब यहाँ से जो नालंदा की जो खंडहर है वहाँ से लेके वो जाता है और फिर जो बुद्धिज़्म के बारे में बहुत सारे अकाउंट्स, बहुत सारी जानकारियाँ वो प्रदान करता है और यहाँ के बारे में लिखता है कि यहाँ की जो संस्कृति थी, खास करके जो शैक्षणिक व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। देखा जाता है कि वो फिर नालंदा विश्वविद्यालय, फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय, फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। और स्पेशली जैसे ही हम लोग आर्ट एंड कल्चर में आएंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें, पर्टिकुलरली बिहार के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें समझने को मिलेगी। और फिर जब द्रविड़ियन कल्चर हम लोग पढ़ेंगे और इंडस वैली से रिलेशन करेंगे तो दोनों में बहुत सारे जो सिमिलैरिटीज़ मिलेंगे कि कैसे यहाँ के लोग जो इंडस की जो सेम भाषा है उस भाषा को बोला करते थे, समझा करते थे। एक्चुअली जो इंडस वैली से रिलेशन की भाषा अभी तक डिसिफर नहीं हुई है, लेकिन जो उकेरे गए जो सारी चीज़ें मिले हैं, जो एक्सकैवेशन के थ्रू जो चीज़ें प्राप्त होती है उससे हमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिल जाती है कि हाँ, यहाँ की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया के साथ भी इनका जो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो रिलेशनशिप वो एस्टेब्लिश था। उसके बाद फिर देखेंगे कि जो सुमेरियाई सभ्यता थी उन सुमेरियन कल्चर से भी वो रिलेटेड था। तो फिर इन सारी चीज़ों के बारे में फिर जब कल हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि जो फॉरेन अकाउंट्स क्या कहते हैं, जो विदेशी लेखा जोखा है, जो फॉरेन रिसोर्सेज हैं वो क्या बताते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो धन्यवाद।